नमस्कार आप सभी देखने वालों को, मैं हूं आरजे काव्य ओहो रेडियो से। और आप लोगों के लिए पिछले तकरीबन 2-3 महीनों से लगातार हम कुछ इस तरह के शोज लेके आ रहे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, आपके और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जुड़े हुए वो मुद्दे हैं या वो बातें हैं। तो हिलमेल को आप बहुत पसंद करते हैं, ओहो रेडियो को सुनना भी बड़ा पसंद करते हैं। तो हिलमेल और ओहो रेडियो की ये खास पेशकश, यहाँ पर सबसे पहले हमने हमारे राज्य स्तर के जो कई लीडर्स थे उनसे बातचीत करी, फिर राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि, लीडर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नर, उस तरह के लोगों से बातचीत करी। और अब बारी है जमीन पे जो लोग काम कर रहे हैं उन तक पहुंचने की, और क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की। तो चलिए इसी कड़ी में शुरुआत कर रहे हैं हम नगर निगम ऋषिकेश के साथ। आइए इस सफर पे। तो ये बेहतरीन शहर जो देख रहे हैं आप, इसको और बेहतर करने की कोशिश लगातार कर रही हैं अनीता वंगई जी, और उन्हीं के पास इस वक्त हम लोग हैं और बातचीत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अर्जुन जी और मैं यानी कि आरजे काव्य आज ऋषिकेश की इस धरती पे 2.5 साल आपके पूरे कार्यकाल को हो गए हैं। इस टेन्योर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे। पूरी जर्नी किस तरह से देख रहे हैं पिछले 2.5 साल की? मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ आपका, जो कि आपने मुझे इस आपके चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर प्राप्त करवाया। और मैं आभार व्यक्त करूँगी अपनी पार्टी का, जिन्होंने मेरे पे ये विश्वास करा कि ऋषिकेश जैसे शहर, जो कि विश्व पटल पे अंकित शहर है, उन्होंने मुझे विश्वास जताया और अपने कार्यकर्ताओं के, जिन्हें हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, और ऋषिकेश की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और मैं ऋषिकेश की प्रथम महापौर बनी, क्योंकि पहले ये नगर पालिका थी, नगर पालिका से ये नगर निगम बना। तो लोगों ने यहाँ पर 15 साल की, यदि मैं बात करूं तो 15 सालों से यहाँ पर एक ही व्यक्ति, जो कि थे तो निर्दलीय लेकिन कांग्रेसी मेंटेलिटी के होते, कहीं पे भी कोई विकास की किरण लोगों को बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग सोचते थे कि सिर्फ नगर पालिका, नगर निकाय का मतलब होता है कि वहां पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और वहां पे हाउस टैक्स जमा करना। तो लोगों में एक निराशा का सा माहौल हो गया था। लोगों ने मन खोल के वोट भी दिया और आप सभी के दुआओं से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के दम पे मैं 15,000 के मार्जिन से मैं जीती भी, जो कि 56,600 की पोलिंग हुई थी। उसमें 28,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे मिले। तो 15,000 का हमारा जीत का मार्जिन था। चुनौतियां बहुत थी निश्चित तौर पे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत थी, चुनौतियां भी बहुत थी। सभी के साथ में मिलजुल कर हमने, हर व्यक्ति से मैंने कुछ सीखा है, चाहे उसमें कोई एक छोटा बच्चा रहा हो, उसमें नौजवान रहा हो, बुजुर्ग रहा हो, कि वो इस ऋषिकेश को हम कैसे देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपस्थली है। अब इसको हम उस स्वरूप में, यहाँ का हमको व्यापार भी देखना है और यहाँ की वो पौराणिक चीजें भी देखनी है। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो हमारा नारा था, उसको साथ लेके हम आगे बढ़े। और आज मुझे बड़े आत्मविश्वास के साथ में, इससे मतलब आत्मविश्वास में इसलिए कह रही हूँ कि आज जो काम धरातल पे यहाँ पे उतरे हैं, उनके बीच में चुनौतियां इतनी थी कि नया नगर निगम, सबके दिमाग में ये था कि अभी अगर इसको 1-2 साल सीखने में भी लगेंगे तो तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन माँ गंगा की ऐसी कृपा रही कि हमने साल भर में काफी कुछ चीजें, वो चीजें करके दिखाई, क्योंकि हमने संगठन में काम कर रखा है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा ये सिखाता है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का भी कैसे हमको मुख्य धारा तक जोड़ना है। वो सारी चीजें हमको सिखाई पढ़ाई जाती हैं। कि ऋषिकेश में बहुत ज्यादा काम हुए हैं, जो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, उनमें हमने चौक चौराहों का जो सौंदर्यकरण, जिसको साथ साथ में ट्रेचिंग ग्राउंड की यदि मैं बात करूं, जो कि एक शहर के लिए नासुर बना हुआ था, ये ट्रेचिंग ग्राउंड शहर के बिल्कुल बीचों बीच में,
और जब कभी स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता था तो पहले बिंदु पे ऋषिकेश बाहर हो जाता था। गंगा जी से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे भी नहीं है वो। और पूरा शहर का जितनी भी गंदगी माँ गंगा में जाना, और शहर के बीचों बीच ऐसी बदबू, ऐसे कूड़े का पूरा इतना बड़ा पहाड़ वहां पे लग गया था। तो उसको हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। 20 नवंबर 2018 को रिजल्ट आया, उसमें मैं विजयश्री प्राप्त करी। और 30 नवंबर को एनजीटी ने आदेश कर दिया कि 1 इंच भी भूमि जो लाल पानी बीट में प्रस्तावित है, 1 इंच भूमि भी नहीं मिलेगी उसके लिए, वो डंपिंग जोन के लिए। तो मैं यहाँ पर आज हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनका भी आभार व्यक्त करूंगी कि मैं फिर जैसे ये नेट पे सूचना आई, हमने उसको मेल में देखा, तो मैं सीधा उनके पास गई। मैंने कहा भाई जी, हमने पूरा चुनाव इसी पे लड़ा है, फोकस पूरा ये ट्रेचिंग ग्राउंड था, और यदि 1 इंच भी भूमि न देने के बाद एनजीटी ने इसमें कर दी तो ये तो सिर्फ मुंडवाते ओले पड़ने वाली बात हो गई, हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उनका मैं आभार इसलिए व्यक्त करूंगी कि उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करा, और एनजीटी के निर्देश को फिर सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा, वहां से वो तुरंत वहां से स्टे लेके आए, और स्टे लेके 1 दिसंबर को हमारे पास स्टे आ गया। तो मेरे लिए सुखद परिणाम ये रहा कि जब 2 दिसंबर को मैंने शपथ ली तो उस समय हमारे पास स्टे था कि हम वहाँ पे भूमि के लिए, हम हस्तांतरण के लिए हम दौड़ भाग कर सकते हैं। तो पूरी तरह से उस पर भी लगी रही लगातार। राजा जी नेशनल पार्क की वो जमीन है जहाँ पे हमको लाल पानी बीट में जो जगह मिली है 10 हेक्टेयर भूमि, तो वो राजा जी नेशनल पार्क के वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की अनेकों परेशानियां वहाँ पे आती हैं। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस समय शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी थे, उन्होंने बड़ी हेल्प उसमें करी, और उन्हीं के आशीर्वाद से हमको वो जमीन भी अब सिर्फ हैंड ओवर टेक ओवर वाली बात रह गई है। और जो दूसरा फिर हमारा ये था कि लोगों के दिमाग में ये था कि वहाँ जमीन तो मिल जाएगी, कूड़ा वहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे डंप हो जाएगा, या फिर वहाँ पे निस्तारण हो जाएगा कूड़े का, इस पहाड़ का क्या होगा। तो यहाँ पे हमने लिगेसी वेस्ट का, वो भी एक बहुत बड़े हमारे लिए कामयाबी है कि उत्तराखंड का लिगेसी वेस्ट, जिसको कि जितना बड़ा कूड़े का पहाड़ वहाँ पे हो गया था, उस कूड़े के पहाड़ का जो शासन ने सर्वे करवाया, 19 करोड़ की उन्होंने डीपीआर बनाए थे उसके, कि 19 करोड़ में ये सारा कूड़े का पहाड़ का निस्तारण हो पाएगा। हमारे अधिकारियों की भी उसमें सूझबूझ कहूंगी मैं, और लगातार मेरे अपने जो प्रयास रहे, मैं फाइल खुद लेके भी, शासन में तो फाइल कैसा होता है, एक पन्ना यहाँ पड़ा होता है, दूसरा पन्ना वहाँ होता है, तो वहाँ पे लगातार उनको निकाल के, जिससे हमारी जरा भी दुआ सलाम भी रही होगी, उसी का भी हम नंबर लेके आए। 8 करोड़ 65 लाख में हमारी डीपीआर तैयार हुई, और उसमें हमारा जो लिगेसी वेस्ट का टेंडर लगा, और आज वो सफलतापूर्वक चल रहा है। बाकी आगे अब 2-2.5 साल और बचे हुए हैं, तो उनमें यही है कि जो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या शहर में पार्किंग की है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पे ठहरें, यहाँ की आध्यात्मिकता को देखें, यहाँ के जो ऋषिकेश, जिसको हम ऋषिकेश कहते हैं, तो उस ऋषिकेश को जो भाव लेके लोग अपने देश से, अपने राज्यों से निकलते हैं, वो भाव उनको यहाँ ऋषिकेश में दिखे। तो उसी के अकॉर्डिंग इस ऋषिकेश को ढालना है। तो सफाई व्यवस्था सुबह मेरा अधिकतर वो रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह एक चक्कर स्कूटी पे जाऊं, ताकि स्वच्छता व्यवस्था भी यहाँ की बरकरार रहे। ड्रेनेज सिस्टम का काफी बड़ा इशू यहाँ पे है कि नालियां छोटी छोटी हैं, जनसंख्या काफी बढ़ गई, और पानी जब एक साथ पानी बरसता है तो वो नालियां भर जाती हैं, वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो अनीता मंगाई जी, क्योंकि ग्राउंड पे काम करने के लिए जानी जाती है, तो अब हम उनके साथ ग्राउंड पे ही चलेंगे और देखेंगे अभी जितने भी काम उन्होंने बताए, अब उनको ग्राउंड पर देखेंगे वो किस तरह से हुए हैं। तो चला जाए मैम। अभी हाल ही में हरेला का त्योहार मनाया गया, और अब तो हरेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हो गया है। तो हरेले पर ऋषिकेश में एक पहल की गई, ये इस समय हम रंभा नदी के उद्गम स्थल पे हैं। तो अनीता जी, क्या यहाँ पर किया गया और आगे इसकी क्या योजना है? हमने साधु संतों के साथ में, क्योंकि हम लोग धार्मिक आस्था से भी हमारी गहरी आस्था रहती है आध्यात्मिक में, तो इसमें हरेला पर्व जो अपने उत्तराखंड का लोक पर्व है, 16 तारीख को अब तो विश्व महोत्सव बन चुका है। तो उसमें हमने ऋषिकेश के जितने भी अपने संत मुनि
ब्राह्मणों के साथ में, उनके मंत्रोच्चारण के साथ में पहले हमने यहाँ पर जल की पूजा करी। उसके बाद फिर हमने जो पौधे यहाँ रोपित करे, जैसे आप देख रहे होंगे ये पीपल के हैं, बाकी और आंवले के हैं, इन पौधों को हमने पहले पूजा करी। फिर सभी से संकल्प लिवाया, जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे थे। संकल्प इसलिए वो करा है कि हम क्या करते हैं कि उसको एक कार्यक्रम समझते हैं कि आज एक कार्यक्रम हुआ, हरेला पर्व आया, एक कार्यक्रम करा और कार्यक्रम करके दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं कि जो पौधे हमने रोपित करे वो दोबारा जीवित हैं भी कि नहीं है, पनप रहे कि नहीं पनप रहे। तो उसमें हमने कहा कि जो लोग जितने भी यहाँ पे अपने कार्यकर्ता थे, जितने भी पर्यावरण प्रेमी यहाँ पे आए हुए थे, सभी को संकल्प दिलवाया कि आप संकल्प लो कि इस पौधे की देखभाल आप अपने बच्चे की तरह करोगे। और जब इनको पंडित जी या फिर संत महात्मा संकल्प दिलवाएंगे तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी रहेगी कि कहीं हम पे पाप ना लगे। तो उस चीज़ का उन्होंने संकल्प लिया और यहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया। ये रंबा नदी का उद्गम स्थल है। ये माँ रंबा का स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है और यहाँ से शुरू होता है इसका उद्गम स्थल। और वीरभद्र महादेव जो हमारे सिद्ध पीठ वीरभद्र महादेव हैं, उनका जलाभिषेक इसी पवित्र माँ रंबा नदी के जल से होता था। लेकिन आज ये पूरी तरह से विलुप्त की तरफ थी। लगातार इसमें 2 वर्षों से हम आ रहे हैं और मेरा एक अपना सोच भी थी। और जब मैंने अपने मन मस्तिष्क में भी ये सोचा हुआ था कि कभी अगर कोई सौभाग्य मुझे मिला या ऋषिकेश के नेतृत्व करने का, तो यहाँ पे जो हमारी पौराणिक चीज़ें हैं जिसके लिए ऋषिकेश को जाना जाता है। ऋषिकेश बहुत ज़्यादा चकाचौंध के लिए नहीं जाना जाता है, ऋषिकेश उसके पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो उस पौराणिक महत्व को, उन चीज़ों को हम खोज के निकालें। तो ये रंबा नदी के उद्गम स्थल पे मैं आज से 2.25 साल पहले यहाँ पे आई थी और लगातार मैं यहाँ पे आती हूँ। जब यहाँ पे जल स्रोत इतना अच्छा, यहाँ पे कुंड बन गया, साफ स्वच्छ जल आने लग गया। उसके बाद जो हमारी पहल थी कि संजय झील के नाम से जो हमारी फाइलें प्रस्तावित है कि संजय झील बनाएंगे, यही जल जब नीचे जाता है तो आप देखोगे उसकी स्थिति पूरी दूसरी तरह की हो जाती है। वो पूरा हरा एक काई लगा हुआ सा हो जाता है। तो इसमें हमारी वो फाइल काफ़ी आगे जा चुकी है। हमने इसको नमामि गंगे से, जो कि मोदी जी की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि जो हमारी विलुप्त होती नदियां हैं, उन नदी नालों को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, उनका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे, तो तब तक हम जल की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जल बिना जीवन नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के उन्होंने एक अलग मंत्रालय का गठन करा, नमामि गंगे का। नमामि गंगे के साथ में हमारी लगातार पत्राचार, लगातार वार्ता, उनके अधिकारियों को भी मैं यहाँ पे लेके आई। मैंने कहा देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चीज़ है भी कि नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि ये खाली कागजों तक ही सीमित तो नहीं है। तो उनको भी मैं स्वयं यहाँ पे लेके आई। उन्होंने फिर इस चीज़ को कहा कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, तो आप वन विभाग को इसमें लिखें तो DPR बना के वन विभाग देगा। मुझे इस कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि नमामि गंगे ने 10 लाख रुपए वन विभाग को DPR बनाने के लिए दे दिए। और हमारे जो पुराने लोग हैं तो वो जल के किनारे वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना का भी उनका एक भाव रहता है। जैसे कि हमारे पूर्व प्रांत प्रचारक इस समय जो डॉक्टर हरीश रौतेला जी ब्रज प्रांत के प्रचारक हैं, उनका एक बहुत अच्छा सुझाव रहता है कि एक तो पर्यावरण प्रेमी तो हैं ही, लगातार पर्यावरण के प्रति सभी को जागृत करते रहते हैं। एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने अब ऐसे करी कि उन जगहों पे जल देवालय भी बनाए, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पे जल तो हम देवता के रूप में पूजते ही हैं, तो वहाँ पे अगर जल देवालय बनाएंगे तो वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना रहेगी। लोग उस आस्था के हिसाब से वहाँ पे जाएंगे। उस जगह पे कुंड को कभी सूखने नहीं देंगे, क्योंकि उनको जल भी चढ़ाना है। तो उस आस्था के साथ में भी एक जल देवालय बनाने की ये इतनी जगहों पे हम सोच रहे हैं। तो इनको अपना वन विभाग को, DFO से मेरी बात हुई, उनको मैंने कहा जब आप जो DPR आप बना रहे हैं तो उसमें एक हमारा रंबा जल देवालय भी बनेगा, उसको भी अपनी DPR में आप अवश्य रखें कि इसी जगह पे हम पीपल के जो हमने पेड़ लगा रखे हैं। तो अपने धार्मिक महत्व भी है। पुराणों में भी आता है कि विष्णु भगवान जी ने कहा कि जब यदि मैं वृक्षों के रूप में कभी पूजा जाऊंगा तो मैं पीपल के रूप में पूजा जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पीपल के काफ़ी सारे पौधे हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो इन पे अपने चबूतरे भी बनाएंगे और चबूतरे हम उस पौराणिक ढंग से ही बनाएंगे। पत्थरों के ये काम हमारा शुरू हो गया आज से यहाँ पे। तो पत्थरों के चबूतरे बनाएंगे, उसके ऊपर हम पठार लगाएंगे, उसको सीमेंटेड नहीं करेंगे हम, ताकि मतलब पुराने लुक में या पुरानी पद्धति के हिसाब से हम इसको आगे चलाएं। और जल देवालय भी यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे कुंड भी इतना अच्छा साफ सुथरा जल है। तो संजय झील के नाम से जो प्रस्तावित झील वो है हमारे कागजों में जो प्रस्तावित अपनी योजना है,
उसको हम रंबा झील के नाम से या कुछ उसका नामकरण भी करेंगे और आगे इसको पूरी तरह से विकसित करेंगे फिर। तो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं ऋषिकेश के एक ऐसी जगह पे। बेसिकली बात यह है कि ऋषिकेश में कूड़े को लेके बहुत वक्त से समस्या चल रही थी और उसके निस्तारण को लेके बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। उसी जगह पे हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है और क्या कुछ वहाँ पे काम हो रहा है। पहले ये स्थिति थी इस बहत्तर सीढ़ी की। हाँ यहाँ से बिल्कुल खड़ी सीढ़ी, हाँ बिल्कुल ऐसे उसमें अगर आदमी यहाँ से, एक तो डबल क्रॉस नहीं हो सकता और दूसरा अगर गिर गया तो नीचे या आस्था पथ जा रहा है, इसके बाद सीधा आस्था पथ में होकर तो हमने इसको बड़े हिसाब से करके इसमें 4-4 लोग एक साथ आ जा सकते हैं जी और इसमें आराम से लोग आ जा भी सकते हैं और थकान से भी नहीं होती है। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बिल्कुल, तो ज्यादातर बुजुर्गों का रहता है कि उनका गंगा जी में जाना, शाम सुबह घूमने का भी आस्था पथ पे, तो इस तरह से वो थक भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जी। और जैसे हमारे पास काफी चीज दिक्कत यहाँ पे आ रही है हमारे पास, जो कि आर्थिक पैकेज कम मिलता है जी। अभी नगर पालिका के हिसाब से ही पैसा मिलता है यहाँ पे नगर निगम को जी। और ये मिलता है आबादी के हिसाब से जी। लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग जनसंख्या ही 10-12 हजार पर डे की है जी कम से कम, जी क्योंकि ये आस्था पथ हो गया अपना। बिल्कुल यहाँ पे हमने ये इसमें एक कमरा निकाला, जी सीसीटीवी कैमरे हमने पूरे इसमें 35 सीसीटीवी कैमरे पूरे आस्था पथ पे लगा दिए कि किसी भी प्रकार से किसी को जैसे चेन स्नैचिंग का होता है या कोई अराजक तत्व कोई गलत गतिविधि न करे वो आसानी से पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पे अपने डीवीआर लगाने के लिए मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे ये पुलिस वालों को दे रखे हैं, यहाँ पे डीवीआर लगा के आप इसको पूरा जो है तो पूरा यूटिलाइज करके। तो ये तो बात हो गई आस्था पथ की, लेकिन उसके अलावा भी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साफ सफाई बहुत है। अभी हमने जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड देखा, वहाँ पर एक आपकी योजना है कि आगे 1 साल में उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा शहर में जो साफ सफाई, क्योंकि जब हम नगर निगम की बात करें, एक बड़ा मैंने बीच में आपको देखा कि आप खुद से लीड करती हैं, तो साफ सफाई को लेकर अब क्या स्थिति है? और जब हम नगर निगम की बात करते हैं, जब स्वच्छता सर्वे होते हैं, तो उसमें अब हम कब ऋषिकेश को टॉप 10 में या टॉप 5 में देख पाएंगे? वैसे मेरा अपना मानना ये होता है कि हम उसी दिन जब जनता उसका वो देती है, ग्राउंड पे जब हम जाते हैं और जनता उसका अच्छा रिस्पॉन्स देती है, ये हमको अपनी नज़रों में भी अच्छा दिखता है। तो इसमें आगे पूरे भारतवर्ष में इसका स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें टॉप में आने के लिए क्या करना है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप ही में संतुष्टि होती है कि जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो मुझे अपने चौक चौराहा और अपने हर गली मोहल्ला हर वार्ड साफ सुथरा दिखता है। तो वही मेरा वो है कि ये कंटिन्यू बना रहे और जो हमारे हाथ पैर हैं और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे पर्यावरण मित्र, जो कि जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी हुई है। देखो तनख्वाह तो सभी को मिल रही है, लेकिन एक उसका यूटिलाइज करना और कर्तव्य निष्ठा के साथ में काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं देखती हूँ अपने स्वच्छता परिवारों को कि वो सुबह से ही बारिश हो तेज धूप हो वो लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं मेरा भी उनको देख के उनके प्रति एक बहुत अच्छा भाव जागृत होता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हमारा भी मान सम्मान है। तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा नंबर 1 मेरे लिए वही है कि जो अपने अपने हलके में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही मेरे लिए नंबर 1 है। जरूर नहीं है कि हम ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर या पूरे उसमें नंबर 1 के उसके लिए करें, लेकिन शहर अच्छा रहे इसके लिए जरूर प्रयासरत रहते हैं। एक आपने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि क्योंकि ऋषिकेश आध्यात्मिक शहर के तौर पे जाना जाता है, तो बहुत जरूरी रहता है कि जब किसी शहर का विकास हो तो जो उसकी मूल परिकल्पना है, जो उसकी मूल अवधारणा है, वो बनी रहे। तो उसको लेकर और क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट के काम आप करा रही हैं जो आपको लगता है कि ये उस दायरे में आते हैं जिसमें आध्यात्मिक पहलुओं को समावेश उनको मिलाकर उसके साथ हम दिखा सकते हैं? तो सबसे बड़े तो हमारी ये आस्था पथ है, जिसका नाम ही इतना अच्छे उससे जुड़ा हुआ है। वैसे मैरिन ड्राइव इसको लोग उसमें ज्यादातर उसमें यूज करते हैं, लेकिन हम इसको हर जगह आस्था पथ के में कि आस्था ऐसे है कि जो कि मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा है और जो बिल्कुल निर्मल अविरल होके बह रही है। माँ गंगा के प्रति लोगों की आस्था ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है।
कि जो बाहर से लोग आते हैं वो तो गैलन में भर के 5-5 लीटर के 2-2 लीटर के भर के ले जाते हैं जल। जब तक उनका दोबारा आने का दूसरा विजिट लगती है उसमें वो उस जल में पानी डाल डाल के उसको बढ़ाते रहते हैं। तो ये अपने आप में ही एक अच्छा हुआ है कि इस चीज़ को हम कैसे मेंटेन रखें। दूसरा, हमारे यहाँ पे हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे चंद्रेश्वर महादेव जो सिद्ध पीठ है, यहाँ पे वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव, भरत भगवान की ये भूमि है। तो इन जगहों को भी हम उनके स्वरूप में लगातार उसी तरह से रखें कि लोग वहाँ पे बैठ के जप तप ध्यान योग सारी चीजें कर सकें। तो उसमें भी मेरा पूरा फोकस है कि उन चीजों का, वो भी हमारी धरोहर है और उन धरोहरों को बचाने का भी पूरा हमारा कर्तव्य है, पूरी जिम्मेदारी है कि उनको हम सजा के भी रखें, संवार के भी रखें। एक सवाल मेरी तरफ से है, आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जब भी हम इस तरह के धार्मिक शहरों को देखते हैं वहाँ एक अतिक्रमण एक बड़ी समस्या हो जाती है। अतिक्रमण को लेकर आपके स्तर पर क्या क्या किया गया है अभी तक, और आगे आप क्या क्या सोच रहे हैं कि हम किस तरह से करेंगे ताकि जो ऋषिकेश, क्योंकि जहाँ इतने सारे लोग आते हैं, इतना मूवमेंट होता है, उसमें जो निकलने का है या आवाजाही का जो है वो बेरोक तो हो सके। देखें, ऐसा है कि इन 15 सालों में, पिछले जो 15 साल रहे, हमारे इस ऋषिकेश शहर ने बहुत बड़ी संपदा अपनी खोई है और पूरा अतिक्रमण और मतलब कुछ भी चीज पे अपना कब्जा करना, वही सबसे बड़ा एक गरण की तरह यहाँ लगा रहा और वही उसी में लोगों ने परिवर्तन भी चाहा। तो काफी कुछ चीजें हैं जो कि अतिक्रमण के दायरे में जा चुके हैं। वहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, वहाँ पे बड़े फ्लैट्स बन गए, लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। पर धीरे धीरे मैं उसमें लगातार प्रयासरत हूँ। रिटायर पटवारियों को उसमें लगा रखा है, अच्छे बुद्धिजीवी उसमें वकीलों को लगा रखा है कि उन चीजों को देखो जो बच सकती हैं अभी, और हम उन धरोहरों को बचा सकते हैं अभी। जब तक हमारे पास जगह नहीं होगी, जमीन नहीं होगी, तब तक हम डेवलपमेंट करने की सोचें तो कहाँ पे सोचेंगे, क्योंकि हमें तो हाईटेक शौचालय बनाने, उनके लिए भी हमारे पास योजना है। उसके बाद अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत फंड है, लेकिन बनाने के लिए जगह नहीं है। तो इन 15 साल बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं शहर के लिए, कि जिसमें कि शहर ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह खोई है और जिन्होंने राजनीति के दबाव में, राजनीति की आड़ में वो सारी चीजें कब्जाई हैं। तो निश्चित तौर पर अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर हम लगातार लगे हुए हैं। तो ये गुलाब बाटिका, हमने इसको नाम दिया है, गुलाब बाटिका बना रहे हैं। जितने प्रकार के गुलाब होते हैं, ये सारे प्रकार के गुलाब आपको इस आस्था पथ पे मिल जाएंगे। इस समय तो ये बारिश के कारण लगातार 5 दिनों से बारिश हुई, तो उसके कारण इसमें जो फूल खिले हुए थे वो गिर गए हैं, मुरझा गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 महीने बाद जब आप आएंगे तो ये पूरा आस्था पथ आपको गुलाब बाटिका से पूरा सजा धजा मिलेगा। पूरे वहां से लेकर यहाँ तक, आप दूर तक, जहाँ तक आपका कैमरा जाता है, आप देखेंगे। तो मतलब पूरी हमारी पूरा वही अपना उद्देश्य है और वही अपना विजन है कि किस प्रकार से हम इस जगह को, इस खूबसूरती को, उसी खूबसूरती में जिसमें कि लोग इसको जानते हैं और जिस भाव से आते हैं, उसी भाव में, उसी स्वरूप में हम लोगों को इसको परोस के दें। अजय भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको बुलाया था इस जगह पे। तो छोटे छोटे पौधे नहीं लाए, हम बड़े बड़े लाए। हमने कहा छोटे पौधे गल गुल जाते हैं इस जगहों पे, तो लगाए। तो जितने लगाए सारे पनपे हुए हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ का स्थानीय पार्षद है अशोक पासवान, वो बहुत देख रेख करता है इन चीजों की और उसको भी बहुत शौक है, और उसके वजह से ये सारा उसी के जिम्मे रहता है, वो पूरी देखभाल करता है इन चीजों की। तो आज देखो, आज तो उधर में और इधर में कितना अंतर है, उस जगह पर इस जगह पे। ये सारी गिरी नदी, आगे तक आपको पूरी गिरी नदी दिखेगी बस। लेकिन लोगों की सद्बुद्धि की भी कामना करते हैं, यहाँ से डस्टबिन रखें, डस्टबिन उठा के ले गए। ये पूरा जो सर्किट है आस्था पथ जिसे आप कहते हैं, ये कितना लंबा है? ये 4 किलोमीटर का है पूरा, अपना त्रिवेणी घाट से लेकर बैराज तक 4 किलोमीटर। इसमें चलने में आपको उसमें और इसमें बहुत अंतर दिखेगा। ये जो लेयर डलवा रखे हैं ना इसमें, ये काफी अच्छे, ये अपने मतलब पैदल चलने में और करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। जिस हिसाब से यहाँ पे हम अगर पैदल चलेंगे तो ये बड़े फ्लेक्सिबल चीज उन्होंने बना रखी है। ये ऋषिकेश की जर्नी आज जब हम यहाँ पे आए, जब से देख रहे हैं, बहुत ही कमाल की रही है हमारे लिए और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह आगे बढ़ते रहेगी। आपके दिमाग में आगे अगले 2, 2.5, 3 साल जो आपके पास में है, उसमें क्या एक विजन है कि ऋषिकेश को आप किस तरह से दुनिया के पटल पे प्रोजेक्ट कराना चाहती हैं? अध्यात्म और योग के लिए सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई 1-2 चीज़ें ऐसी जिसके लिए आप सोचते हैं कि इसके लिए भी ऋषिकेश जाना जाए?
उसके लिए देखो, अपने आप ऋषिकेश अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय योग कैपिटल है। जी। किसी भी प्रदेश की एक राजधानी हो सकती है, किसी भी देश की एक राजधानी होती है, लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है ऋषिकेश। तो इसमें सबसे पहले तो यह है कि इस चीज़ को, इस विरासत को हम बचाए रखें। और दूसरा नया वही है कि नई चीज़ें हैं तो नया डेवलपमेंट, नई नई योजना तो होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा बैराज जलाशय है। इससे थोड़ा आगे हम चले जाएंगे तो आपको काफ़ी दूर तक पूरा अच्छा वो व्यू देखने को मिलेगा। इस जलाशय पे हम वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वो हमारी एक योजना में है कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जो कि टिहरी झील की तर्ज पे, तो वहाँ पे जल क्रीड़ाएं ऐसी हों कि यहाँ से बाहर से आने वाले लोगों के भी पर्यटन का हब भी बने, ये पर्यटक भी ज़्यादा से ज़्यादा आए, ऋषिकेश का रोजगार भी बढ़े और यहाँ के जो नौजवान बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार मिले। और वहाँ पे जब हम उस स्थल को शुरू करेंगे, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के, तो वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें होगी, जो वहाँ पे कैंटीन होगी, वो पूरी तरह से अपनी पहाड़ी तौर तरीके से हो। बर्गर पिज़्ज़ा खाने के लिए लोग वहाँ पे नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ पे जो लोग आएंगे तो वो जो अपने उत्तराखंडी व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए लोग वहाँ पे आए। बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप बेहतर काम करते रहें और अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर कुछ और बातचीत होगी। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप सभी देखने वालों को भी कहेंगे कि धन्यवाद। इसी तरह हम आपके जनप्रतिनिधियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे और इन वीडियोस को हिलमेल और ओहो रेडियो की जो पेशकश है, इनको अपना सपोर्ट देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।